बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम ब्यूरो रिपोर्ट में खुशामदीद। जैसा कि सबको मालूम है कि कोरोना की वबा तेज़ी से फैलती जा रही है और कोरोना के इलाज के हवाले से प्राइवेट हस्पतालों का बड़ा अहम किरदार है। ख़ास तौर पे सरकारी तो काम अपना कर ही रहे हैं, लेकिन प्राइवेट हस्पतालों को जो मॉनिटरिंग बॉडी है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, उसके जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनको हमने प्रोग्राम में दावत दी है। डॉक्टर शुएब खान, उनसे हम पूछते हैं कि कोरोना के हवाले से ख़ास तौर पर जो हेल्थ केयर कमीशन है उसने क्या इकदाम किए। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। आवाम का ये तासुर है कि जो प्राइवेट अस्पताल हैं जैसे ही कोरोना की वबा आई है उन्होंने लूटना शुरू कर दिया है। सबसे पहली बात तो ये कि ये लूट मार का लफ्ज़ मेरी भी रिक्वेस्ट होगी ना यूज़ करें, क्योंकि लूट मार नहीं हो रही। मैं पंजाब की बात करता हूँ, मैं बाकी प्रोविंसेस में क्या हो रहा है वो उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता, मगर पंजाब में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, ना ही सूरत हाल कोई ऐसी है। जब ये कोरोना शुरू हुआ ना, तो हमने सबसे पहला ये काम किया था कि मार्च के स्टार्ट में ही तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल से उनकी रेट लिस्ट ले ली थी। हमने एक नोटिफिकेशन इशू कर दी 16 जून को कि कोई हॉस्पिटल फरवरी के रेट्स उनको हमने फ्रीज़ कर दिया और कोई हॉस्पिटल उन फरवरी के प्री कोविड पीरियड के रेट्स जो हैं उससे बढ़ के एक पैसा भी नहीं ले सकता। हमने इसी नोटिफिकेशन के ज़रिए पाबंद कर दिया तमाम हॉस्पिटल्स को कि आपने अपने सारे रेट प्री कोविड पीरियड के अपने हॉस्पिटल के अंदर प्रोमिनेंट जगहों पे डिस्प्ले करें और इसके अलावा अपनी वेबसाइट पे भी डिस्प्ले करें। अच्छा, ये बताइए कि लाहौर के ऐसे हॉस्पिटल्स भी हैं जहाँ पर एक दिन का कोरोना के मरीज़ पर जो खर्च है वो 1 लाख रुपए आता है, तो क्या आप समझते हैं कि जो अगर वो कहें कि 1 लाख रुपया खर्च है तो फरवरी के रेट और अब के रेट सेम है या उसमें कोई ओवर चार्जिंग मौजूद है? देखें, वो उस हॉस्पिटल को देखना पड़ेगा कि क्या स्टैंडर्ड में क्या रहे। अगर कोविड में 1 लाख रेट था तो अब भी 1 लाख वो जस्टिफाइड है। बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जो हमारे पास रेट हैं जो 30-40 हज़ार रुपये भी पर डे का आता है, वो कर रहे हैं। मगर मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जब लोग इस तरह की बात करते हैं ना, तो वो आप पाकिस्तान से कंपेयर करें। ऐसे हॉस्पिटल भी हैं कि जो 2.5 लाख रुपया आउट ऑफ पंजाब इन कैपिटल 2.5 लाख रुपये से 2 लाख रुपये पर डे। मैं अपना पर्सनल आपको एक्सपीरियंस, अभी पिछले हफ्ते एक दोस्त है, वो बायर है मेरे, बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनकी वालदा को वहाँ दाखिल कर, उन्होंने कहा जी 25 लाख रुपए जमा करवाएं। 25 लाख वो दे नहीं थे सकते, तो वो खैर रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी जो कमाल का काम कर रहा है, वहाँ का एमएस बहुत मेहनत कर रहे हैं, वहाँ पे उनको एडमिट किया और 5 दिन हो गए हैं आज उनको, सिवाय हाई फ्लो ऑक्सीजन के कुछ भी नहीं दिया जा रहा। और अगर मैं वो वेंटिलेटर की ज़रूरत ही नहीं है, हाई फ्लो ऑक्सीजन पे 96-97% उनकी ऑक्सीजन सेचुरेशन चल रही है। और मैं प्राइवेट हॉस्पिटल का खर्चा सारा निकालूं, बड़े महंगे से महंगा हॉस्पिटल भी तो 2-3 लाख से ऊपर बिल नहीं बनना चाहिए उनका। वो कल परसों इंशाल्लाह डिस्चार्ज हो जाएंगे। और हम ये लोगों को भी इनकरेज करते हैं, अपनी वेबसाइट पे भी डाला हुआ है कि अगर कहीं पे भी कोई ओवर चार्जिंग की गई है और हमें एविडेंस दें तो हम उस हॉस्पिटल के खिलाफ एक्शन भी लेंगे और वो एक्स्ट्रा पैसा वापस करवाएंगे उन लोगों। अच्छा, एक और ये चीज़ है कि प्राइवेट अस्पतालों में जो मरीज जा रहे हैं उनको कैमरे के ज़रिए जो है वो चेक किया जा रहा है, डॉक्टर फिजिकली उनको चेक नहीं कर रहा। क्या ये ऐसा एथिकली ठीक है या नहीं? और अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है उसको तो रूम की फैसिलिटी दी है मरीज़ को, और तो कोई फैसिलिटी दी नहीं गई। तमाम तर हिफाजती इकदाम लेके डॉक्टर्स जा रहे हैं और उस हॉस्पिटल के अंदर जाके 6 से 8 घंटे की शिफ्ट में वो अंदर रहते हैं और मरीज़ को वहीं पे अंदर, हाँ एक दफ़ा अंदर चले जाए वो बाहर नहीं आ सकते। फिर इसमें कुछ इश्यूज़ भी हैं, लाइक वो एक बिल्कुल सेपरेट एरिया है, हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन भी वहाँ पे नहीं जा सकती। सिर्फ जो वहाँ पे स्टाफ डिप्यूटेड है, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर है, वही अपने गियर्स पहन के अंदर जाते हैं और वही ट्रीट करते हैं। और इसमें अब कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, लाइक बाहर अटेंडेंट परेशान खड़े हैं जनाब कि मेरी वालदा अंदर दाखिल है, हमें पता ही नहीं चल रहा। तो ये इश्यूज़ हैं क्योंकि वो स्टाफ ना अंदर आ सकता है ना बाहर जा सकता है और प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं दी जा रही उनके अटेंडेंट को। हम इनकरेज करते हैं कि जब शिफ्ट ख़त्म हो, दोनों पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट, क्योंकि मैं आई एम द रेगुलेटर फॉर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, तो उनको हम इनकरेज करते हैं कि जब आपकी शिफ्ट चेंज हो
और वो उस वक्त वो फिजिशियन जो है वो आके बाहर लोग जो इंतज़ार कर रहे होते हैं 24 घंटे में कम से कम एक दफ़ा ब्रीफ करे, और ये इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया। और इसकी आई थिंक सबसे अच्छी एग्जांपल फिर मैं दोबारा रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी की 8 बजे का फिक्स टाइम है, वो फिजिशियन उस वक्त तक घर नहीं जा सकता जब तक लोगों को ब्रीफ ना करे, और ये हो रहा है अटेंडेंट को। अच्छा ये बताइए कि शहबाज शरीफ साहब ने कोरोना का टेस्ट करवाया, वो पॉजिटिव आ गया, उसके बाद जो है वो सियासी बयानबाजी शुरू हो गई, तो क्या आप समझते हैं कि जो प्राइवेट लैब हैं वो स्टैंडर्ड के टेस्ट कर रही हैं या सरकारी स्टैंडर्ड की कर रही हैं, या कोई ऐसी लैब जो स्टैंडर्ड का काम नहीं कर रही? तो कोई इसमें कोई 1% भी कोई ऐसा पहलू मौजूद है कि कोई अपनी मर्जी की रिपोर्ट ले ले या नहीं? और अगर उनको फिर ये क्यों कहा गया कि आप किसी और लैब से भी टेस्ट करवाएं, हो सकता है कि ये टेस्ट ठीक ना हो? देखिए, इसमें 2-3 सवाल आपके आ जाते हैं। पहली बात तो ये कि हम किसी लैब को कोरोना का पीसीआर करने की इजाज़त नहीं देते, चाहे वो हमारी अप्रूव्ड लैब है, कि जब तक हमारी टीम विज़िट करके सारे सेफ्टी मैकेनिज़्म और वेस्ट डिस्पोजल और उसके सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं वो हम चेक ना करें, हम इजाज़त देते हैं तो वो करें। हमने बहुत सारी लैब्स, बहुत बड़ी बड़ी लैब्स, मैं नाम नहीं लूँगा, हमने उनको बंद किया कि हमारी परमिशन के बगैर कर रहे हैं, जब तक हम सेटिस्फाई नहीं होंगे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पे हम आपको इजाज़त नहीं देंगे। डेली की बेस पे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर का डैशबोर्ड है, ये कंडीशन है जो भी लैब करेगा कि वो डेली की बेस पे उस पे डेटा एंटर करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव का। अब दूसरी तरफ आते हैं, देखिए ये जो पीसीआर टेस्ट है ना, इसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो तकरीबन 70%, कुछ लोग 75 करते हैं, यानी 25 से 30% का जो टेस्ट होता है नेगेटिव आता है, एरर मौजूद होता है उसमें, मौजूद है उसमें। तो प्रोटोकॉल ये है कि आपका पॉजिटिव आ गया तो आपने आइसोलेशन में चले जाना, आपका नेगेटिव आ गया तो जब तक 2-3 दिन के बाद रिपीट नहीं करेंगे, रिपीट भी नेगेटिव नहीं आएगा तो यू आर नॉट नेगेटिव। तो ये दोबारा टेस्ट कराने की जो एडवाइस की गई है वो एन प्रोटोकॉल्स के मुताबिक है। तो ये बताइए कि जो सरकारी हॉस्पिटल्स में लोग मौजूद हैं उनके तो 14 दिन के बाद ही दोबारा टेस्ट करवाया जाता है कि कम से कम इसको 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड पूरा हो जाए तो फिर दोबारा टेस्ट करवाएंगे, और फिर लैब भी वही होती है। तो क्या आप ये समझते हैं कि फिर ये जो सरकारी अस्पतालों में आवाम शहरी हॉस्पिटलाइज हैं तो उनके साथ किसी किस्म की ज्यादती तो नहीं है कि वो पैसे नहीं दे सकते तो उसको उस लैब पर ही इन्हिसार करना पड़ेगा, चाहे जैसे आपने कहा कि 70% जो है रिजल्ट ठीक होते हैं, 30 to 25% जो है उसमें एरर मौजूद है? मैं फिर क्लैरिफाई कर दूं, नेगेटिव पहला जिसका आया तो उसको दूसरा करवाना ज़रूरी है। 2 नेगेटिव जब आएंगे कंसेक्टिव तो यू आर नेगेटिव। अगर आपका पॉजिटिव है तो आप तो आइसोलेशन में चले गए, आपने आइसोलेशन में 14 दिन गुजारने, 14 दिन के बाद आपने टेस्ट करवाना है, नेगेटिव है तो यू आर फ्री। बल्कि कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि 14 दिन आपने गुजार लिया तो आप यू आर फ्री, करवाने की ज़रूरत नहीं, कुछ कहते हैं करवाना चाहिए। मगर ये डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट, लाइक कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में ये है कि जब आपके सिम्टम्स शुरू होते हैं, जिस दिन आपका सिम्टम्स ख़त्म होते हैं, ख़त्म होने के 7 दिन बाद तक आइसोलेट रखें, 7 दिन के बाद जो मर्जी करें, टेस्ट की ज़रूरत ही नहीं। ये हर एक कंट्री के अपने बट जो 14 दिन आइसोलेट हो गया पॉजिटिव के बाद तो 14 दिन में वो नेगेटिव उसको हो जाना चाहिए, और करवा लें तो बेहतर है, और लोग करवाते भी हैं। अतायत के खिलाफ आपकी बड़ी मुहिम चलती थी, तो कोरोना ने उस अतायत की मुहिम को डिस्टर्ब तो नहीं किया? मैं कहता हूँ तबाह करके रखती है। उसकी वजह ये कि सारी टीम्स हमने लगाई हुई हैं इस वक्त कोरोना पे। कोरोना एक नेशनल इमरजेंसी है, उसका भी हमने एंटी कोएक्टरी वाहिद हमारी फील्ड है कि जिसको हमने थ्रू आउट, जैसे मैंने पहले कहा कि अपने रूटीन ऑपरेशंस बंद कर दिए। एंटी कोएक्टरी इज ओनली ऑपरेशन कि जिसको हमने कम किया, बंद नहीं किया। बज़ाहिर तो बंद नज़र आ रही है ना, कि क्योंकि जो क्लिनिक्स हैं वो खुले हुए हैं, उसमें जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी अपनी डिग्री डिस्प्ले करवा दी होती है और एक क्वैक को वहाँ बिठाया होता है। ये तो हमारी रूटीन में ऑफ एंड मैं आपको बता नहीं सकता, बट मैं आपको डेटा सेंड कर सकता हूँ कि कोरोना पीरियड के अंदर हमने कितने क्वैक्स को सील किया। ये जो मैं परसेंटेज रफली बता देता हूँ, अगर पहले महीने में हम 500 सील करते थे तो कोरोना के पीरियड में भी हम
150, 200, 100 और 200 के दरमियान आ गया, कम हो गया। आई एग्री। माजी में आप सरकारी हॉस्पिटल्स को भी बड़े अच्छे तरीके से विजिट करते थे और वहाँ जो कमी कोताही होती थी उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी करवाते थे, और अगर वो नहीं करते थे तो फिर उनके खिलाफ एक्शन भी होते थे। मैंने खुद देखा है कि जो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स हैं उनके थिएटर्स को सील कर दिया जाता था, लेकिन अब ये बात सुनने में नज़र नहीं आ रही। इसकी क्या वजह? देखें, कुछ चीज़ें जो कोरोना से रिलेटेड हैं सरकारी अस्पतालों में अब भी हो रही हैं। मिसाल के तौर पे सरकारी हॉस्पिटल्स में जितनी भी लेबॉर्ट्रीज शुरू हुई हैं हमने उस वक्त तक शुरू नहीं होने दी जब तक कि हमने जो गाइडलाइंस बनाई हैं उसके ऊपर पूरा नहीं होता। बाज़ हॉस्पिटल, बग़ैर नाम लिए मैं बताता हूँ, बाज़ हॉस्पिटल ऐसे हैं कि एक महीना उनको लगा है वो सारी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को करने। 1 महीने तक हमने एक टेस्ट, अदरवाइज दे वर रेडी, हमने नहीं करने दिया। तो वो कोरोना से रिलेटेड हमारी अभी भी सरकारी हॉस्पिटल्स में रूटीन की विजिट्स होती हैं, ख़ास तौर पे जो एडमिट कर रहे हैं। लाइक ये लाहौर में मेयो है, PKLI है, लातादाद विजिट्स हैं, RIUT, लातादाद विजिट्स हैं हमारी। हाँ, जो हम थिएटर और उसका देखते थे, पहली बात तो ये कि अभी कुछ सर्जरीज वगैरह शुरू हुई। शुरू में तो ये सिवाय इमरजेंसी सर्जरी के सर्जरीज बंद हो गई थी, बिल्कुल बंद हो गई। अब वो उनमें डेफिनेटली कमी आई है क्योंकि हमारे पास तो एक फिक्स नंबर ऑफ टीम्स हैं। वो टीम जब हमने इधर लगा दी तो वो डेफिनेटली सफ़र किया। लेट्स होप, हम दुआ करते हैं खुदा से कि अल्लाह मियाँ ये कंट्रोल जल्दी से जल्दी हो जाए और वापस हम अपने नॉर्मल मोड में जाएं। जी, ये थे CEO हेल्थ केयर कमीशनर डॉक्टर शुएब खान। हमें कोरोना के हवाले से और दीगर जो इकदाम इनके अंडर आते हैं उस पर बता रहे थे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद से बात करने की। वेलकम बैक। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद हमारे साथ मौजूद हैं। कोरोना के हवाले से उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आजकल फिर लाहौर में जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन शुरू कर दिया गया है। पहले कहा गया था 81 इलाके हैं, लेकिन जो पुलिस के पास लिस्ट गई उन्होंने जो है वो इलाके कम कर दिए। उनका कहना है कि हमारे पास स्ट्रेंथ कम है। तो क्या ये वजह है या कोई और सियासी वजूहत भी? लेकिन सबसे अहम चीज़ है कि देखें इस वक्त पंजाब के अंदर हमारे केसेस बढ़ के 60,000 पे चले गए। अब अगर मैं अपने केसेस जो बढ़ गए वो 60,000 के बाद लाहौर की सिचुएशन देखें तो इस वक्त हमारे पास 30,171 मरीज़ हैं, यानी पूरे पंजाब के अंदर 30,000 और 30,000 लाहौर के अंदर। तो लाहौर के अंदर तो हॉटस्पॉट्स डेफिनेटली डेवलप हो चुके थे और उनकी आइडेंटिफिकेशन बड़े साइंटिफिक तरीके से किए है और अगले 15 दिनों के लिए उन सारे हॉटस्पॉट्स को इसलिए बंद किया गया है कि ताकि वायरल ट्रांसमिशन, जो वायरस की ट्रांसमिशन होती है, उसको हम रोक दें। वजह ये कि देखें वायरस तो आ गई है, ये तो नहीं है कि वो कहीं चली जाएगी, लेकिन अगर कम मरीज़ों को लगेगी, इस दौरानिया के अंदर लोगों को कम को लगेगी, तो अस्पताल में जो हमारे पास सीरियस पेशेंट्स आएंगे उनको हमारे लिए संभालना आसान होगा। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कैपेसिटी, शुक्र है खुदा का। लाहौर की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन में भी मेरी जो HDUs हैं यानी हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, उसमें हमारे पास कोई अभी भी 40% कैपेसिटी है, कुछ में 36% कैपेसिटी है। और इसी तरह आज अगर मैं वेंट्स की बात करूँ तो अभी भी मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तकरीबन 36 वेंट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं लाहौर के अंदर। तो जब आप ये सारी और रोज़मर्रा जब आप देखते हैं ना नंबर ऑफ़ पेशेंट्स बीइंग एडमिटेड, तो उससे अंदाज़ा लगता है कि ये हमारे पास भी है ना। और ये बात नहीं है कि मरीज़ ठीक होकर घर नहीं जा रहे, आपके सामने हैं उतने पेशेंट जो हैं वो घर भी ठीक होकर जा रहे हैं। लेकिन ये हॉटस्पॉट्स को बंद करना बहुत ज़रूरी था 2 हफ्ते के लिए, क्योंकि आपके सामने लोग SOPs प्रैक्टिस नहीं करते, लोगों को कह के बता के लोग सुनने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार नहीं है। फिर ऐसे मसले में क्या किया जाता है? क्या आप समझती हैं कि ये जो स्मॉल लॉकडाउन लगाया गया है, गलियों को बंद किया गया है, तो इससे जो आने वाले 15 दिन बाद कोई बेहतरी आएगी लाहौर में या नहीं आएगी? देखिए, मैं आपको बताऊं कि बेहतरी ज़रूर आएगी। ये अब वायरस लगना है, ज़रा इसकी स्पीड को स्लो कर दिया। ये जो हमने वो किया है लॉकडाउन, इससे थोड़ी सी इसकी स्पीड का स्लो कर दी है ताकि हमारी जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें से मरीज़ ठीक होकर घर भी जाते रहें और नए मरीज़ भी आते रहें। और फिर आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने और चीफ मिनिस्टर के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर हम वैसे भी अपनी बेड्स की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। इस वक्त सिर्फ लाहौर के अंदर हम 600 नए बेड्स जो हैं ऑक्सीजनेटेड बेड्स उनका इंतजाम बिल्कुल जी, और उसके अलावा
50 हमारे पास नए वेंटिलेटर्स जो हैं वो भी आ रहे हैं, आ गए हैं, बल्कि पहुंच गए हैं, इंस्टॉल हो रहे हैं। जो PKLI को हिस्सा दिया गया है अपना उसको मेयो को दिया गया, और सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल के अंदर भी कुछ वेंटिलेटर्स लगाए गए हैं, सिर्फ इसलिए ताकि HTU बेड्स यानी हाई ऑक्सीजन बेड्स जो हैं, आपको अगर हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन चाहिए वो बेड्स लोगों के लिए अवेलेबल, और मुसलसल एक्सपेंशन कर रहे हैं हम। तो ये बताइए कि एक बड़ी ये मार्केट में बात है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, इवन के 1-1 लाख रुपए से ज़्यादा जो है वो एक मरीज़ का एक दिन से ज़्यादा जो है खर्च आ रहा है। तो इसके ऊपर आपने कोई कानून साजी या फिर इम्प्लीमेंटेशन सख्त करने का कहा है आपने किसी इदारे को? जाने हेल्थ केयर कमीशन जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल से, उन्होंने ऑलरेडी उनके साथ नेगोशिएट करके A, B और C कैटेगरीज बनाई हुई हॉस्पिटल में, और उसके मुताबिक जो 2020 के जो रेट से ना शुरू के फरवरी के, वो आवेज़ा कर दिए हैं ताकि कोई बंदा इसका फ़ायदा ना उठाए। लेकिन अहम चीज़ है, लोगों को समझना चाहिए कि जब आप ICU में, सरकारी अस्पताल के अंदर भी जाते हैं ICU में, और वेंटिलेटर पे जाते हैं, तो हमारा रोज़मर्रा का 50,000 मिनिमम खर्चा होता है। 45 to 50,000 एक पेशेंट पे खर्चा हो रहा होता है। तो इट इज़ नॉट फेयर कि हम प्राइवेट सेक्टर को कहें कि जो आपका खर्चा है वो भी ना लें आप, और छोटा मोटा उन्होंने मुनाफा, पर उनको हमने ये कहा है कि आप अपना मुनाफा इतना ज़्यादा ना बढ़ाइए। दूसरी इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि मरीज़ों के पास चॉइस है कि वो हमारे पास सरकारी अस्पतालों में आएँ। आपको पता है, आप लोगों के अपने बहुत सारे कुलीग्स जो हैं वो हमारे हॉस्पिटल्स में दाखिल हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सेहत याब होकर घर गए हैं। हमारे अपने बहुत सारे वाकिफ़ जो हैं, दे बीन एडमिटेड इन दीज हॉस्पिटल्स। हमारे अपने डॉक्टर्स जो हैं, दे बीन एडमिटेड इन सर्विसेज हॉस्पिटल। सो मेरा ये मतलब है कि हम ये सारी सहूलतें जो हैं सरकार दे तो रही है, अगर कोई अपनी चॉइस पे जाना चाहता है एक प्राइवेट सेक्टर के अंदर, वो कहता है जी मैंने प्राइवेट में करना है, तो पहले भी तो यही होता था कि लोग अपनी मर्जी से प्राइवेट अस्पताल में जाते थे। ये ज़रूर हमने किया कि हमने वो रोकी है, सीलिंग लगा दी है उसकी कि 2020 फरवरी के अंदर जो रेट्स थे वही रहेंगे, एंड यू विल नॉट इंक्रीज द रेट्स। ये बताइए कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर हैं वो भी मार्केट से गायब हो गए हैं, लैब के जो कोरोना के हवाले से ख़ास तौर पर प्राइवेट के टेस्ट हैं वो भी महंगे हैं, तो CM साहब इस पर नोटिस भी ले चुके हैं, तो इनके रेट्स को कोई आप रैशनलाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे? जी, उस पर देखें, मैंने यही बात जो होती है ना, लगता है जब हुकूमत करती है तो मुफ्त हो रहा होता है, तो मुफ्त तो कोई चीज़ नहीं होती, और मेडिकल सर्विसेज तो बिल्कुल मुफ्त नहीं होती। अब हम भी अगर टेस्ट करते हैं तो ये टेस्ट हमें कुछ 4,500-5 हज़ार में जाके पड़ता है। वजह ये किट्स के पैसे होते हैं, आपके रनिंग एक्सपेंस होता है, आपका ह्यूमन रिसोर्स होता है। तो आप जब किसी को प्राइवेट में कहेंगे तो हमें ये सारी चीज़ों के बारे में वी हैव टू, तो उनके साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, वी आर वर्किंग ऑन देम कि हम कोई ऐसा रेट दें विच इज़ अफोर्डेबल। फिर उसी तरह भी कैटेगरीज, जिस तरह हमने हॉस्पिटल्स में कैटेगराइज किया, इसी तरह वार्ड्स की वो उनकी भी कैटेगरीज कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं। बिकॉज देखिए ना, कुछ लोग जो हैं सम ऑफ द लैब्स आर यूजिंग मोर एक्सपेंसिव किट्स, कुछ जो हैं वो कंपैरेटिवली सस्ती किट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वेरिएशन है ना उसके अंदर। वो कहते हैं हमारे ज़्यादा स्पेसिफिक, सो वी आर वर्किंग ऑन दैट। वेरिएशन से एक बात है कि आज हमने जो है आपसे पहले जो है अपने प्रोग्राम में हेल्थ केयर कमीशन के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उनसे पूछा है कि आप ये बताइए कि जो रिज़ल्ट हैं लेबॉर्ट्रीज़ के वो प्रॉपर ठीक हैं या नहीं हैं। जैसे कहा जा रहा था कि शहबाज शरीफ साहब का जो टेस्ट है वो किसी और लैब से भी करवाएं, जवान साहब ने भी कहा और मुख्तलिफ लोगों ने कहा। तो जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं हेल्थ केयर कमीशन के, उनका भी ये कहना है कि वेरिएशन है, 30% ऐसे चांसेस होते हैं कि अगर किसी का रिजल्ट नेगेटिव आया तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, अगर पॉजिटिव आया तो वो नेगेटिव होने के चांसेस भी हैं। पॉजिटिव रिजल्ट जो है ना, पॉजिटिव फॉल्स, देख को कहते हैं फॉल्स नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिव। हाँ, ये जो किट्स आ रही हैं इनके अंदर पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने 70% स्पेसिफिसिटी बताई है। इसका ये मतलब कि 70% चांसेस हैं कि वो सही रिजल्ट देंगे, 30% है कि वो रिजल्ट शायद ठीक ना दे सके। फॉल्स नेगेटिव यानी एक बंदे को कोविड है लेकिन नेगेटिव आ गया है, उसके चांसेस बनिस्बत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव के चांसेस कंपेरेटिवली बहुत कम होते हैं, दे आर वेरी लिटिल लेस। मतलब ये टेक्निकल बात मैं आपको बता रही हूँ कि फॉल्स नेगेटिव के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि कोविड के सिम्टम्स भी हैं लेकिन नेगेटिव आ रहा है टेस्ट। तो कई दफ़ा ये होता है कि एक बंदे के नेगेटिव आ रहा होता है टेस्ट लेकिन उसके सिम्टम्स सारे होते हैं, उसके एक्सरे, तो फिर उसको हम बतौर कोविड ही ट्रीट करते हैं बिकॉज इट कैन बी नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव, ठीक है। अब आगे फॉल्स पॉजिटिव कंपेरेटिवली जो है उसके बहुत कम चांसेस होते हैं। सो दूसरी बात ये है कि
वेरिएशन इस वजह से कि देखें ना, कुछ लैब्स हैं जो बहुत थोड़े टेस्ट करते हैं, कुछ लैब्स बहुत ज़्यादा उन्होंने अपनी वो किया हुआ है, ऑटोमेशन कर रखी है। ऑटोमेशन में ज़रा गलतियों के चांसेस कम होते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन बेहतर होती है। तो फिर ये तो वेरी कर रहे हैं ना, तो ख़र्चा भी उनका वेरी कर रहा है। तो ये सारी चीज़ों को देख के इस पर डिस्कशन हो रही है। ये बताएं कि जब कोई बड़ी अहम शख्सियत कोई टेस्ट करवाती है तो उसके ऊपर एतराज़ आता है, बाकी किसी पर नहीं आता। नवाज शरीफ साहब सर्विसेज हॉस्पिटल में दाखिल रहे, उनकी प्लेटलेट्स का मामला आज भी जिंदा है। आपके अपने ही हुकूमती जो वज़ीर हैं वो कहते हैं कि प्लेटलेट्स जो हैं वो ठीक थे या नहीं ठीक थे, और अब जो है शहबाज शरीफ साहब का पॉजिटिव आ गया है तो उस पर भी एतराज़ उठे। तो इस पर क्यों होता है, बाकी लोगों पर क्यों नहीं होता? देखिए, मेरा ख्याल है सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जब आप पब्लिक फिगर हो जाएं तो फिर हर बात जो है वो पब्लिक उसके ऊपर डिस्कशन करती है। जहाँ तक टेस्टों का ताल्लुक है, मेरी तो पूरी कोशिश होती है कि मैं कोई गलत बयानी ना करूँ, और जो टेस्ट जिस तरीके से पूरी कोशिश की थी कि भाई कोई ऐसे गलत नतीजे सामने हमारे ना आए। और मुझे जो मेरे अपने डॉक्टर्स हैं जो काम करते थे सर्विसेज अस्पताल में और जिन्होंने हमें टेस्ट दिए, जो हॉस्पिटल की लैब्स के थे, उनको फिर हम वेरीफाई भी करते रहे। तो हमने तो पूरी कोशिश की कि जो नताइज दें वो सब सामने हों, और हमारे पास अभी भी सारे सैम्पल्स पड़े हुए हैं। कभी कोई इंक्वायरी करने की ज़रूरत हुई तो सारे सैम्पल्स मौजूद हैं। जी नाज़रीन, हमें लेनी है एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, आप बता रही थी कि जो वज़ीर आज़म साबिक हैं नवाज शरीफ साहब, उनके तमाम आपके पास रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि जी सारा एविडेंस रिकॉर्ड वगैरह रखा हुआ है, और हमने जानबूझ के इसके लिए रखा है क्योंकि अगर वो कभी कहें कि जी ये गलत हमने दिए तो तब भी दिखा देंगे उनको। ये तो देखें ना, हर तरफ से हो सकता है हमारे पे हमारे डॉक्टर्स के ऊपर उन्होंने जहाँ तक रिपोर्ट, सो वी हैव इंश्योर्ड कि ये सारे एविडेंस वगैरह हमारे पास हो। बाकी जहाँ तक ताल्लुक़ है ये जो हम अब टेस्ट करते हैं, ये तो हर बंदे का अपना फेल है। और मेरा तो ये ख्याल है कि जब हम सियासत करते हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि हम गलत बयानी ना करें, क्योंकि लोगों का हमारे पे बहुत एतमाद और एतकाद होता है। बजट में आपने हेल्थ के शोबे में काफ़ी ज़्यादा रिलीफ दिया है, कहा है कि टैक्सीज हम प्राइवेट शोबे के कम कर रहे हैं, बेड में भी कमी की जा रही है। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि जब 1 जुलाई से बजट इम्प्लीमेंट हो तो जो प्राइवेट शोबे में काम कर रहे हैं, गो कि वो आपका जो है पार्ट है सरकार का, तो उसमें रहते हुए अपने जो चार्जेस हैं वो ख़ास तौर पर कोरोना की वजह से कम कर दें, क्योंकि बिजनेस भी लोगों के कम हो चुके हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि मैं बतौर हेल्थ मिनिस्टर पूरी कोशिश कर रही हूँ कि हमारे अस्पतालों के अंदर अच्छी से अच्छी सहूलतें हों, और बहुत अच्छी सहूलतें हैं। लोग, आपको पता है कि प्राइवेट अस्पतालों से उठ के कह रहे हैं हमें सरकारी अस्पताल मिले, जहाँ आपके सामने पीपल हैव बीन शिफ्टेड, PKLI भी हैं, मेयो भी आए हैं। इसी तरीके से जो हमारा यूरोलॉजी का हॉस्पिटल चल रहा है वहाँ क्या कहते हैं रावलपिंडी में, उसकी बहुत अच्छी रेपूटेशन है। होली फैमिली के अंदर सारे अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। साथ हमने ये सहूलत भी दी है कि कोई हमारे अस्पताल में ना आना चाहे और आपको कोई बेड का भी मसला बने तो आपको पता है कि हेल्थ केयर कमीशन ने बाकायदा इसके ऊपर ड्यूटीज़ लगी हुई हैं लोगों की। आप अप्लाई करते हैं, आप कंट्रोल रूम को जब फ़ोन करते हैं तो कंट्रोल रूम इमीडिएटली आपके लिए प्राइवेट बेड का भी अरेंज करता है कि अगर आपने प्राइवेट बेड लेती है उसके चार्ट में मौजूद होता है कि कहाँ पर बेड है, कहाँ पर नहीं। जी जी, कहाँ बेड है। ये पूरी कोशिश हम कर रहे हैं कि ये सारा कुछ करते रहें। अब ये देखें, ये तो हर इंसान की अपनी सवाबदीद है, अल्लाह को हम सब ने जान देनी है, चाहे हम प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हों या पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हों। कोरोना का मरीज़ बड़ा मजबूर मरीज़ है। सबसे बड़ी बात है जब वो एक दफ़ा हमारे पास अस्पताल में आ जाता है तो बिल्कुल अकेला होता है, तन तनहा होता है। ऊपर अल्लाह है और नीचे हम हैं, तो उसकी हम किसी तरह तीमारदारी करें। तो अब तो ये हमारे डॉक्टर पब्लिक सेक्टर में है, नर्सेज प्राइवेट सेक्टर में है, या जो भी हमारा अमला, ये जो हेल्थ केयर पर्सनल्स हैं, उनको ये बात सोच लेनी और समझ लेनी चाहिए कि ये इसकी पेशी तो ऊपर वाले के पास होगी। हम तो जितनी मर्ज़ी पेशी कर लेंगे, आखिर वाली पेशी उधर ही होनी है। और हम जितना इन मजबूर लोगों का ख्याल कर सकेंगे, अल्लाह ने उतना ही आप अल्लाह की रज़ा कमाएंगे। इस वक्त मैं अपने बच्चों को भी बताती हूँ, सारे मेरे पास डॉक्टर्स भी जब आते हैं तो उन सबको मैं कहती हूँ कि बेटा ज़िंदगी मौत जो है ये तो अल्लाह ताला के हाथ में। ये कम ही ज़िंदगी में मौके आते हैं कि जब इंसान अपनी
इस ज़मीन का, इस मट्टी का कर्ज उतारने के काबिल होता है। डॉक्टर साहब, आप बतौर डॉक्टर बड़ा आपने काम किया है, और अभी भी जब मैं आपके पास आया हूँ तो आप मरीज़ ही देख रही थी। तो कोरोना के हवाले से जो है एक बड़ी तशवीशनाक सूरत ये जो लोगों से बताई जा रही है वो ये है कि डॉक्टर्स उस तरह ट्रीट नहीं कर रहे जिस तरह ट्रीट करने का वो उनको हक होना चाहिए, बल्कि प्राइवेट कई अस्पतालों में तो ऐसी सूरत हाल है कि कैमरे से जो है मरीज को चेक किया जा रहा है और उसके पास नहीं जा रहा है। सलीम, मेरे पास बहुत मजबूर पेशेंट आते हैं। आपको पता है कि मैं एक ख़ास किस्म की स्पेशलिटी प्रैक्टिस करती हूँ जिसकी पूरे पाकिस्तान में ये सहूलत नहीं है। वहाँ से क्वेटा से मरीज़ चलता है, कराची से मरीज़ चलता है, मर्दान से चलता है। मैं इन यूट्रो ट्रांसफ्यूजन करती हूँ, मैं बच्चे को माँ के पेट में ब्लड देती हूँ। मैंने तो उन पे कोविड का टेस्ट भी किसी पे नहीं कभी करवाया, और उन मरीज़ को कहती हूँ कि बेटा तुम भी मास्क पहन लो और मैं भी मास्क पहन लूँ। बाकी मैं अल्लाह ताला की ज़ात पे छोड़ती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे भी हिफ्ज़ व अमान में रखे, मरीज़ों को भी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं ये सोचती हूँ कि हमारी मरीज़ों की खिदमत करना, देखें बीमारी तो लग सकती है, किसी को ये तो नहीं है कि नहीं लगेगी, और ये तो नहीं है कि मेरे पास कोई सोने की छड़ी है और मुझे नहीं लगेगी। लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि इस वक्त अगर मरीज़ मेरे पास मजबूर होके आते हैं तो मैं उन मरीज़ों को कैसे ना कर दूँ। तो यही बात मैं अपने सारे बच्चों को बताती हूँ कि मुझे तो नहीं पता जो मरीज़ सखर से आया है या जो कराची से आया है ही नहीं, मेरे को पूछती थोड़ी हूँ। लेकिन आप वज़ीर सेहत भी हैं, डॉक्टर भी हैं, दोनों शोबे आपके लिए अहम हैं। कभी आप यहाँ पर बैठ के मरीज़ों को देख रही होती हैं, कभी आपने पूरे सूबे के डॉक्टर्स को, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को देखना होता है। तो उसमें जो लोगों के बारे से इत्तलात हैं वो अभी भी मौजूद हैं कि प्राइवेट अस्पताल जो बड़े बड़े लाखों रुपए फीस भी ले रहे हैं वो मरीज़ों को कैमरे के ज़रिए देखते हैं कमरे में, और फिर वो कहते हैं कि ये सिम्टम है, आप ये मेडिसिन ले लें। तो क्या ये एथिकली ठीक है? मैं बतौर डॉक्टर आपसे पूछ रहा हूँ, बतौर वज़ीर सेहत नहीं पूछ रहा। बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं किसी तरीके से, मैंने जब कहा कि मैं खुद देखती हूँ, मैं जब अपने मरीज के साथ खुद डील करती हूँ, और मेरे देखे ना, आई एम डीलिंग विद ब्लड, मैं तो ब्लड के साथ डील कर रही हूँ ना, क्योंकि मैंने इन यूट्रो ट्रांसफ्यूजन देनी है तो मैं तो ब्लड के साथ डील कर रही हूँ। तो मैंने तो तब भी ये नहीं सोचा। वजह यह है कि एक मरीज़ जो है वो बड़ा मजबूर होकर आपके पास आता है, तकलीफ़ के साथ आता है, और कोविड वाले तो ख़ास तौर पे बड़े मजबूर लोग हैं। उनको वो आपके पास अकेले होते हैं, कोई देखने वाला नहीं है उनको, कोई। अभी एक बच्ची मेरे पास रो रो के गई है, उसके वालिद का इंतकाल हो गया। वो कहती कि मैं, आप मुझे इजाज़त दे देती कि मैं उस वार्ड में चली जाती, मैं अपने बाप की खिदमत कर लेती। अब ना मैं रिश्तेदारों को हम इजाज़त दे सकते हैं, किसी को भी नहीं दे सकते यार। अब मकसद ये है, ये डॉक्टरों के ऊपर, नर्सेज और पैरामेडिक्स पे है कि आप इंशाल्लाह इन मरीज़ों की खिदमत करें, अल्लाह इसका अजर देगा और बहुत बड़ा अजर होगा। दो चीज़ें हैं, एक तो आपकी तरफ से हमें पैगाम चाहिए डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए जो ख़ास तौर पर मरीज़ों को उस तरह नहीं देख रहे जिस तरह जो तिब के शोबे से वाबस्ता लोगों को देखना चाहिए। और दूसरा ये कि बतौर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड यानी वज़ीर सेहत पंजाब, आप क्या ऐसे जो प्राइवेट अदारे हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन करेंगे? देखिए, मकसद ये है कि अगर कोई हमें कंप्लेन करता है, कोई मरीज़, तो ये तो कभी नहीं हुआ कि हम प्राइवेट अदारा हो या सरकारी, हम ज़रूर एक्शन लेते हैं, इंक्वायरी भी करते हैं। पर शिकायत जब तक ना आए तो बड़ा मुश्किल होता है कि आप बग़ैर शिकायत के, इस वक्त हालात पहले से बहुत बेहतर हैं। डॉक्टर्स जो थोड़े से घबराए हुए थे उनको भी समझ आ गई है डिज़ीज़ के बारे में, प्रिकॉशन भी ले रही हैं, बहुत ज़्यादा सुपरविजन हो रही है, कोशिश करते हैं कि डॉक्टर्स और नर्सेज, और जा रहे हैं लोग। आखिर जो से देखिए ना, किसी को वेंट पे डाला हुआ है तो किसी डॉक्टर ने ही डाला है ना, और वेंट पे अगर मैनेज कर रहे हैं तो डॉक्टर्स ही मैनेज कर रहे हैं ना। लेकिन जिस तरह आप फरमा रहे हैं, कुछ लोग करते ज़रूर हैं इस तरीके से, और वो करना नहीं चाहिए। तो मैं आपके प्रोग्राम की वसादत से तो रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है जिसमें से हम गुज़र रहे हैं सब, और अल्लाह ही हमें कामयाब करेगा इस इम्तिहान में से। इसमें आपका मरीज़ के पास जाना, मरीज़ के हाथ पकड़ के उसका इलाज करना, इसकी रज़ा का कोई मुकाबला ही नहीं अल्लाह के दिल। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल कि आपने लाहौरियों के बारे में जो कोई अल्फाज कहे हैं, मैं नहीं समझता कि वो अल्फाज बुरे हैं या अच्छे हैं। आप
खुद एक लाहौर की रहने वाली हैं, आपने अपना एक जर्नल एक्सपीरियंस यहाँ पर शो किया होगा, लेकिन मैं उसको दूसरे एंगल से पूछना चाह रहा हूँ कि क्या कोई आपके दिल में कहीं ये तो नहीं है कि मैं 3 बार इलेक्शन लड़ी, लाहौरियों ने मुझे इलेक्शन नहीं जिताया, फिर इमरान खान ने मुझे स्पेशल सीट पर जो है MPA बनाया और आज मैं वज़ीर सेहत हूँ? नाउज़ुबिल्लाह, कभी मैंने आज तक ये सोचा नहीं। मैं तो जो अपनी 3 दफ़ा हार है उसको एक बहुत बड़ी जंग समझती हूँ। वजह ये है कि उस सीट पे, जिस सीट से मैंने जाके अपना इलेक्शन लड़ी है, वो बड़ी ज़रूरी थी और अल्हम्दुलिल्लाह उस इलाके के लोगों ने, आपको पता है कि बहुत मोहब्बत दिखाई और 1,06,000 से ज़ायद वोट दिए मुझे। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती। ये हर इलेक्शन जो है ना, वो आपकी लड़ना इलेक्शन जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो हमने ये सीट कभी छोड़ी तो नहीं, इस पे बाकायदा हम प्रॉपरली कम्पीट करते रहे। और अगर मैंने लाहौर वालों को कहा तो मैंने लफ्ज़ हम इस्तेमाल किया था कि देखिए, हम लोग अपने पूरे पंजाब के अंदर इस वक्त अगर 60,000 मरीज़ हैं और 30,000 लाहौर के अंदर है, तो कुछ तो गलत किया होगा ना हमने, कुछ तो गलत किया होगा ना। जबकि बता के, आपको सिखा के, कह के कि खुदारा आप अपनी परहेज़ करें, एहतियात करें। और कहा कि देखें, मैं कई दफ़ा बताया कि मुझे तो घर से नहीं निकलना चाहिए, अगर मैं मजबूर ना हूँ तो मैं घर से ना निकलूँ, पर क्योंकि मेरी पोर्टफोलियो इस तरह कि मुझे घर से निकलना पड़ता है, उसके बावजूद भी मैंने तो बात, एक वो कहते हैं दिल दुखा हुआ है मेरा। मैं अपने आप को लाहौर की, मैं पैदा लाहौर में हुई, पढ़ी लाहौर में, सारी ज़िंदगी ससुराल मेरा लाहौर में, मेरे बच्चे पले यहाँ। लाहौर का ये हाल करना कि हम देखें ना, लाहौर की इकॉनमी पे पंजाब डिपेंड करता है। आज लाहौर को हमें बंद करना पड़ गया, आधा लाहौर तो बंद है ना इस वक्त। तो जब आप बंद कर देते हैं, आपने मईशत दोबारा रोक दी, तो मुझे तकलीफ़ हुई ना इस बात की, और आपको भी तकलीफ़ होनी चाहिए। और ये उन लोगों की वजह से जो बात नहीं सुनते, आपके सामने हर चीज़ पे मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। अगर आप रेड लाइट गुज़र जाना जो है उसको बहादुरी समझते हैं, आपके सामने ही होता है ना। हेलमेट नहीं पहननी, साथ लटका के फिर रहे होते हैं, आप देखते हैं ना। आज मास्क जो है फैशन के तौर पर मुंह और नाक से नीचे लगाकर लोग फिरते हैं कि हमने मास्क रखा हुआ है, लेकिन जिस लिए है वो यूज़ नहीं करते। तो इसके लिए क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है अब तो मास्क पहनना ही पड़ेगा, वरना जुर्माने शुरू हो गए हैं। और लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि हमें कोविड के साथ ज़िंदा रहना है, अपना तरीका ज़िंदगी का तब्दील करना पड़ेगा, और हमें मास्क पहन के फिरना पड़ेगा, और हमें सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर ये सब कुछ नहीं करेंगे, मैं और आप घर जब जाएंगे तो कोई ना कोई बीमारी साथ लेके जाएंगे, अपने घर वालों को इन्फेक्ट करेंगे। तो ये तो फिर आपको पता है, जिम्मेवारी तो आप और मुझ पे भी तो है ना इस बात की। जी, प्रोग्राम ब्यूरो रिपोर्ट से अब तक के लिए इतना ही। आइंदा मुलाकात होगी। सलीम शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।